Hello students, this is your chapter number 11, Components of the Environment and Interrelationship. So open page number 59. Earth is the only planet in the solar system that has received the gift of natural environment. If environment had not been there, we would not have existed. Human life is throbbing because of the environment. Environment is the driving force of survival, development and progress. तो अर्थ पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है सूर्यमंडल में जिसको कुदरती वातावरण एनवायरनमेंट की भेंट मिली है। अगर एनवायरनमेंट नहीं होता, पर्यावरण नहीं होता तो हमें हमारा अस्तित्व ही नहीं होता। पर्यावरण के कारण ही मानव जीवन धबकता है, धबकता है। पर्यावरण अस्तित्व, विकास और प्रगति का बल है। जो एनवायरनमेंट है उसी के कारण हमारा अस्तित्व है, हमारा विकास है और हमारी प्रगति है। द वर्ड एनवायरनमेंट मीन्स सराउंडिंग कवर। द एनवायरनमेंट इज़ द कवर ऑफ नेचुरल components around the earth. The environment is made up of lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere. तो environment का मतलब है हमारी आसपास का माहौल। environment कुदरती components का कवर है। हमारी पृथ्वी के आसपास जो environment है वो 4 आवरण से बना है। 4 स्फीयर से बना है। वो है लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर। Components of the environment. The environment is made up of 4 main components. These 4 components include lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere. We have studied about these 4 components in standard 6. Let us briefly understand about it. तो एनवायरनमेंट के 4 मुख्य कंपोनेंट्स या तो घटक का बना है। वो है लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर। उस 4 कंपोनेंट में शामिल है। वो स्टैंडर्ड 6 में हमने चारों कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा है। तो अब हम शॉर्ट में उनके बारे में समझेंगे। लिथोस्फीयर। Lithosphere is the solid crust or hard top layer of the earth. It is composed of rocks and minerals and is covered by thin layer of soil. Lithosphere has multiple utility, like it provides land for human settlement, agriculture and raw materials for industries. तो लिथोस्फीयर पहला, पृथ्वी का जो ऊपर का सॉलिड लेयर है उसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं। वो पत्थर और खनिज तत्वों से बना है और मिट्टी के लेयर से बना है। लिथोस्फीयर की अनेक उपयोगिता है, जैसे कि वो हमें रहने के लिए घर देता है, एग्रीकल्चर हम कर सकते हैं और जो इंडस्ट्रीज़ है उसके लिए जो कच्चा माल चाहिए, रॉ मटेरियल्स, वो भी हमें लिथोस्फीयर से मिलते हैं। नेक्स्ट इज़ हाइड्रोस्फीयर। द लो लाइंग एरिया ऑफ अर्थ सरफेस इज सराउंडेड बाय वाटर। इट इज़ नोन एज हाइड्रोस्फीयर। इट इज़ comprised of various sources of water like oceans, sea, lakes, rivers, etc. It is essential for all the living organisms. Oceans are also rich in various resources. पृथ्वी का जो निचला हिस्सा पानी से घिरा हुआ है उसे हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। उनके विभिन्न स्रोत है, वेरियस सोर्सेस, जैसे कि ओशंस, महासागर, सी, लेक, रिवर्स आदि। पानी सभी लिविंग बींग्स के लिए अनिवार्य है, एसेंशियल है। ओशंस भी कोई रिसोर्सेस का भंडार है। तो ओशंस में बहुत सारे रिसोर्सेस पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर इज़ द लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ. Atmosphere is made up of various gases
water vapor, dust particles, alkali, etc. It protects life on the earth by absorbing sun's harmful ultraviolet rays. We can hear sound through atmosphere. We are thankful to atmosphere for making us able to hear sound through means of communication, broadcasting like radio, television and mobile phones. पृथ्वी की चारों ओर हवा का आवरण है जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। एटमॉस्फेयर अलग अलग गैसेस, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स, आल्कली यानी कि क्षार कणों से बना है। सूर्य जो है उसके अल्ट्रावायलेट जो रेज होते हैं उसका ये शोषण करता है और हर एक लिविंग बीइंग का रक्षण करता है। हमें जो आवाज़ साउंड है, ध्वनि है, एटमॉस्फेयर के कारण ही हम सुन सकते हैं। नेक्स्ट है फिर कम्युनिकेशन के जो साधन है जैसे रेडियो, टीवी, मोबाइल फ़ोन, उसका जो टेलीकास्ट होता है, जो हम तक पहुंचता है, वो एटमॉस्फेयर के ज़रिए ही पहुंचता है, जिसके लिए हम एटमॉस्फेयर के आभारी हैं। बायोस्फीयर, द पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर where life is pervasive is called biosphere. It includes flora, fauna, microorganisms and human beings. Living beings obtain food and other necessities from biosphere. जो भाग में लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर जहाँ पर लाइफ है उसे बायोस्फीयर कहते हैं। उसमें वनस्पति, फ्लोरा फौना, वनस्पति, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जीव जंतु, प्राणियों और ह्यूमन बीइंग का समावेश होता है। लिविंग बीइंग्स को अपना खुराक और दूसरी ज़रूरतमंद चीज़ें बायोस्फीयर में से ही मिलती हैं। There are two main types of environment, natural environment and man-made environment. Natural environment includes biotic components like flora, fauna and human beings. Abiotic, that is inorganic components are land, water, air, etc. Man-made environment is created by human intellect by interacting with biotic and abiotic components. तो एनवायरनमेंट के मुख्य दो प्रकार हैं, वो है नेचुरल एनवायरनमेंट और मैन मेड एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट में बायोटिक यानी जैविक घटकों जैसे कि वनस्पति सृष्टि, प्राणी सृष्टि और ह्यूमन बींग्स का समावेश होता है, और इनऑर्गेनिक यानी कि अजैविक घटकों, अबायोटिक जैसे भूमि, जल, हवा का समावेश होता है। मैन मेड एनवायरनमेंट जो ह्यूमन बीइंग है उसकी इंटेलेक्ट यानी बुद्धि कौशल्य से जैविक और अजैविक, बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर के साथ इंटरेक्शन से उसका निर्माण होता है। देन नेक्स्ट इज मैन मेड एनवायरनमेंट। तो मैन इंटरेक्ट्स विद सराउंडिंग एनवायरनमेंट, ही मेक्स चेंजेस इन इट अकॉर्डिंग टू हिज नीड। In ancient times, man lived a nomadic life and adapted the environment according to his own needs. His life was simple and his needs were limited. So, all his needs were met from the surrounding environment. As the time passed, changes occurred and needs also increased. Man learned how to use and change the environment. As a result, production increased in agriculture, animal husbandry due to invention of wheel and industrial revolution. This man-made environment is also known as cultural environment. तो मानव आसपास के पर्यावरण से इंटरेक्ट करता है, अपनी ज़रूरत के हिसाब से वो उसमें चेंजेस करता है। आदि काल में आदमी भटकता जीवन जीता था, प्रिमिटिव मैन यूज्ड टू लिव वंडरिंग लाइफ, और अपनी ज़रूरत से एनवायरनमेंट के अधीन बनता था। उसका जीवन सादा था और जो ज़रूरतें थी वो भी लिमिटेड थी।
इसी वजह से उसकी ज़रूरतें आसपास के एनवायरनमेंट में से पूरी हो जाती थी। समय के साथ परिवर्तन हुआ और ज़रूरतें भी बढ़ने लगी। मानव ने, ह्यूमन बींग्स ने एनवायरनमेंट का उपयोग और उसमें परिवर्तन करने की रीत सीख ली। उसका नतीजा ये हुआ कि खेती उत्पादन, एग्रीकल्चर, पशुपालन, जो एनिमल हस्बेंड्री और व्हील की शोध, इन्वेंशन ऑफ व्हील और औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कारण उत्पादन, प्रोडक्शन बढ़ गया। ये मैन मेड पर्यावरण को सांस्कृतिक परिवर्तन भी कहते हैं। तो ये मैन मेड एनवायरनमेंट है, उसका दूसरा नाम है कल्चरल एनवायरनमेंट। नाउ टर्न योर पेज नंबर 60. The picture is given of our environment where you can see the atmosphere, hydrosphere, lithosphere and biosphere. Now distribution of water. The area of water on earth is more on than land area. It occupies 71% of the earth's surface. An ocean is a water body that has huge reserves of water. There are 4 oceans on the earth: Pacific, Atlantic, Indian, Arctic. All these oceans are connected to one another. These oceans are very wide and deep. In the Pacific Ocean, there is a trench which is 10 to 11 kilometers deep. तो पृथ्वी के सरफेस पर भूमि विस्तार से, लैंड एरिया से पानी का विस्तार, जो वाटर का एरिया है, वो ज़्यादा है। वो पृथ्वी की सतह का 71% विस्तार रोकता है। इट ऑक्यूपाइज 71% ऑफ द अर्थ सरफेस। पानी का जहाँ पे विशाल भंडार है उसको ओशन कहते हैं। पृथ्वी पर 4 ओशन यानी 4 महासागर आए हैं। वो है पैसिफिक, एटलांटिक, इंडियन और आर्टिक। ये सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ये ओशन बहुत विशाल और गहरे हैं। पैसिफिक ओशन में 10 से 11 किलोमीटर तक की गहरी खाई, ट्रेंच यानी खाई आई हुई है। मोस्टली ऑफ द वाटर ऑन द अर्थ इज सलाइन. It is mainly found in oceans and seas. The main source of fresh water are glacier, groundwaters, lake of freshwater rivers, etc. तो पृथ्वी का ज़्यादातर पानी सलाइन यानी खारा है, नमक वाला है, और ये मेनली महासागर और समुद्र में पाया जाता है। मीठे पानी का मुख्य स्रोत हिम शिखर, ग्लेशियर, ग्राउंड वाटर जो भूमिगत पानी, और फ्रेश वाटर लेक मीठे पानी का सरोवर, नदियाँ वगैरह हैं। सी वेव्स अराइज फ्रॉम वेरियस फोर्सेस. Normal waves are created by the wind blowing over the sea surface. High waves are formed by whirlwind or storm. When these waves reach the coast, they cause heavy damage. सी वेव्स यानी समुद्र की लहरें अलग अलग प्रकार के बल से निकलती हैं। सामान्य जो वेव्स है वो समुद्र की सपाटी के ऊपर बहते पवनों से उत्पन्न होती हैं। बवंडर से ऊंची लहरें बनती हैं, और जब ये लहरें समुद्र किनारे पहुंचती है तो वो बहुत नुकसान पहुंचाती है। टाइड्स एंड एब्स. अब टाइड्स एंड एब्स को हम भरती और ओट कहते हैं, या तो टाइड यानी कि ज्वार और एब यानी कि उतार या तो अवनीति। तो दिन में 2 बार समुद्र की सपाटी ऊपर जाती है और नीचे आती है। दैट इज़ द सी लेवल राइजेज एंड फॉल्स पीरियोडिकली। तो जब वो राइज होती है तो उसको हम टाइड बोलते हैं, जब वो गिरती है तो हम उसे एब बोलते हैं। नाउ पेज नंबर 61.
This phenomena of rising and falling of sea is called tide and ebb. At the time of high tide, sea water bulges towards the shore, while at the time of ebb, the sea water returns to the sea from the shore. The time interval between two tides is about 12 hours and 12 to 25 hours. तो समुद्र के इस ऊपर चढ़ने और नीचे आने की जो घटना है, पानी का ऊपर उठना और पानी का नीचे होकर वापस अंदर चले जाना, ये घटना को हम टाइड और एब कहते हैं। टाइड के समय समुद्र का पानी लहरें के रूप में किनारे की ओर आता है, और जब एब के समय, ओट के समय, समुद्र का पानी किनारे से समुद्र की ओर अंदर चला जाता है। दो टाइड के बीच का समय लगभग 12.25 घंटे का होता है। टाइड occurs on the earth due to gravitational force of the sun and the moon. The mass of the sun is more than the moon, but is far away from the earth. So the gravitational force of moon is more on the earth. Different parts of the earth face the sun and the moon at different times. So tides also come at different time. तो सूर्य और चंद्र के ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी पर टाइड और एब आती है। सूर्य चंद्र से मास यानी द्रव्यमान में बहुत बड़ा है, लेकिन चंद्र की तुलना में पृथ्वी से बहुत दूर है। इस वजह से पृथ्वी पे चंद्र का जो ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल है, वो ज़्यादा है। पृथ्वी के अलग अलग भाग सूर्य और चंद्र के सामने आते हैं, इसलिए अलग अलग समय पे टाइड और एब आते हैं। On the day of new moon and full moon, the sun, the earth and the moon come almost in a straight line. This condition results in high tide. But when the moon is in its first and last quarter, the gravitation pull reduces, resulting in low tides. अमावस्या और पूर्णिमा के दिन सूर्य, पृथ्वी और चंद्र एक सीधी लाइन में आ जाते हैं। इन स्थिति के प्रभाव से बड़ी टाइड आती है, परंतु जब चंद्र उसके पहले और अंतिम क्वार्टर में ग्रेविटेशनल फोर्स उसका घटता है, तो जिससे जो एब है वो नीची होती है, रिजल्टिंग इन लो टाइड्स। ओशन करंट्स, like the rivers on the earth, the oceans also have huge amount of water flowing in certain direction for thousands of years. These currents are called ocean currents. These currents are hot and cold. The main causes of current are solar energy, wind, salinity of seawater and rotation of the earth. Mostly hot current moves from the equator to the poles and cold currents move from the poles to the equator. तो पृथ्वी के ऊपर नदियाँ हैं, उसकी तरह महासागरों में भी बहुत सारा पानी है। तो हजारों वर्षों से एक निश्चित दिशा में वो बह रहा है। इस बहाव को हम ओशन करंट्स कहते हैं। ये ओशन करंट्स गर्म और ठंडे होते हैं। इन प्रवाहों, करंट प्रवाहों का मुख्य कारण क्या है? तो सोलर एनर्जी, सूर्य शक्ति, विंड, हवा, सैलिनिटी ऑफ सी वाटर, समुद्र जल की क्षारता और पृथ्वी का रोटेशन। ज़्यादातर गर्म प्रवाहों इक्वेटर से पोल की ओर और ठंडे प्रवाहों पोल से इक्वेटर की ओर गति करते हैं। So students, now rest of the chapter will continue in the next video.